बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक टसल शुरू हो गई है। और मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था कि बंदे जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे इकट्ठे कर लिए गए सिंध हाउस में। इस्लामाबाद में ना हर सूबे का हाउस बना हुआ है, केपी हाउस, इसी तरह पंजाब हाउस, सिंध हाउस, बलोचिस्तान हाउस और गिलगित बल्तिस्तान का भी है, कश्मीर का भी है। वो जब वहां के लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, तो उनको यहां पे ठहराया जाता है। तो यहां पे वो सूबे जो है इंतजाम चलाते हैं। इनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो नॉर्मली वफाकी हुकूमत के जिम्मे होती है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं इस्लामाबाद के, वो इसकी सिक्योरिटी करते हैं। जो पॉलिटिशियंस आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से या ऑफिशियल्स आते हैं, उनकी अगर अपनी सिक्योरिटी है या उनके अपने मुलाजिम हैं तो उनको ठहराने का बंदोबस्त भी होता है। तो नॉर्मली ये ऐसे फंक्शन करता है। लेकिन सिंध हाउस के अंदर से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि वहां बोरियां नोटों की पहुंचाई गई हैं। मैंने अपनी आंखों से भी एक दफा बोरियां देखी थी इलेक्शन में इस्तेमाल होते हुए। एक इलेक्शन था और वो इलेक्शन आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई लड़ रहे थे। वो मैं वाकया आपको एक दिन पूरा सुनाऊंगा कि हुआ क्या और मुझे कैसे फिर सहाफी ने बताया कि ये जो बहुत बड़े बड़े गोल तकिए होते हैं ना, जिनके ऊपर लोग टेक लगा के बैठते हैं, इन गोल तकिए वो साथ लेकर चलते थे। तो मैं ये समझता रहा सारे रास्ते कि ये जहां जाकर बैठता है किसी डेरे पे या किसी जगह पे, वहां पे ये गोल तकिया रखता है और वहां पे ये बैठ जाता है। मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे बाद में वहां पे हमारे बड़े सीनियर साहबियों ने बताया कि इसके अंदर पैसे हैं भाई। तो मैंने कहा उसमें पैसे थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो गोल तकिया आपने देखा नहीं कि वो छोटे होते जा रहे थे? मैंने कहा मुझे नहीं समझ आई आपकी बात की। उन्होंने कहा जी वो तकिए साथ लेकर उनके गार्ड्स चलते हैं, उनके अंदर पैसे होते हैं गोल तकिए में, यानी बोरियां भर के ऐसे ये लोग पैसे लेकर जाते हैं। वो इलेक्शन में खर्च कर रहा था। तो मैंने कहा मैंने तो बड़ा मौका मिस कर दिया, अगर मैं किसी तरह इसको फिल्मा लेता तो बड़ा मजा आता। तो उन्होंने कहा जी आपको पता अब चल रहा है? तो मैंने कहा आपको पता है, आपने कभी फिल्म नहीं बनाई इसकी? तो वहां पे नॉर्मली सहाफी भी उनके खिलाफ नहीं जाते। सिस्टम ही ऐसा है, सारे सिस्टम का हिस्सा। मैं किसको क्या कहूं। लेकिन आपको बड़ी मजे की बात, अवैस मुजफ्फर टप्पी नाम था उनका। जरदारी साहब के मुंह बोले भाई बने हुए थे, बड़ा उनका गुड्डी चढ़ी हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद फिर आपके सामने क्या हुआ। तो अब सिंध हाउस के अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिसपे इमरान खान साहब ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मंडियां लगी हुई हैं, मेरे अरकान को खरीदने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मैच की मुबारकबाद दी बाबर आजम को। बाबर आजम ने कमाल कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है, बाबर आजम को बहुत अप्रिशिएट किया है। 200 रन अगर बाबर आजम करते तो बड़ा मजा आता। लेकिन बाबर आजम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, चौथी इनिंग में किसी भी कैप्टन के 196 रन। ये बहुत पुराना एक रिकॉर्ड है, उन्होंने तोड़ दिया बाबर आजम ने। और इससे पहले किसी भी बैट्समैन को, किसी भी कैप्टन को यह एजाज हासिल नहीं था कि वो चौथी इनिंग में इतना बड़ा स्कोर करे। 200 हो सकता था, एक चौके से वो रह गए, कोई बात नहीं। लेकिन बाबर आजम की वजह से और मोहम्मद रिजवान की वजह से और एक ओपनर बैट्समैन थे हमारे अब्दुल्ला शफीक, इनकी वजह से पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से एक बड़ा टफ मैच जो है उसको ड्रॉ कर लिया। तो इमरान खान साहब ने जब उनको मुबारकबाद दी तो उन्होंने कहा कि मैं मैच देखने जरूर आता, लेकिन यहां पर एक और मैच फिक्सिंग हो रही है, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं, जहां मेरे खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी रकमें ऑफर की जा रही हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया, दोनों ट्वीट अलग अलग किए। अब सिंध हाउस की तरफ सबकी तवज्जो थी। वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने एक खत लिखा है और वो खत अली जैदी साहब ने लिखा है सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट वो शख्स होता है जिसका पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है ना, सब पे कंट्रोल होता है। एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, ये हर सूबे के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी ये आईजी से सवाल पूछ सकते हैं, ये महकमों से बातचीत कर सकते हैं और गलत चीजों को रोकने के लिए उनको डायरेक्शन भी जारी कर सकते हैं। तो वफाकी वजीर अली जैदी ने एक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिखा। उसके जो मंदरजात हैं वो आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा कि सिंध हाउस में 400 SSU सिंध के एहलकारों की तैनाती का मामला। ये स्पेशल यूनिट है सिंध पुलिस का, बड़े तगड़े पुलिस वाले होते हैं, तो तगड़े पुलिस वालों को लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है सिंध हाउस में। हालांकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है, लेकिन 400 बंदा उन्होंने पहुंचा दिया है, कमांडोज सिंध हुकूमत के। वफाकी वजीर अली जैदी ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत में लिखा कि SSU सिंध के DIG मकसूद मेमन के खिलाफ फौरी तौर पर तहकीकात की जाए। सिंध हुकूमत मजमूम मकासद के लिए मुल्क के सियासी निजाम को सबताज करना चाहती है। पुलिस का काम अवाम की जानो माल को तहफ्फुज फराहम करना है। DIG SSU सिंध के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
इंक्वायरी की हतमी रिपोर्ट आने तक डीआईजी मकसूद मेमन को मुअत्तल रखा जाए। ये मकसूद मेमन डीआईजी हैं जी, वहां पे एसएसयू को कमांड करते हैं, उसको हेड करते हैं। ये इसलिए बनाई गई है कि दहशतगर्दों से लड़ना है, हार्डकोर क्रिमिनल्स से लड़ना है और लोगों के जानो माल का तहफ्फुज़ जो है उसको यकीनी बनाना है। बड़े डाकुओं से, कच्चे के डाकुओं से, उनसे मुकाबले करने हैं जाकर। लेकिन यह फोर्स मुकाबला करने निकली है सियासत के मैदान में वज़ीर आज़म इमरान खान का, और पॉलिटिकली इस फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको पहुंचाया गया कराची से थ्रू आउट इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में सिंध हाउस को बाकायदा चारों तरफ से जकड़ लिया गया। वहां फोर्स खड़ी कर दी गई कि अगर कोई आए या कोई जाने की कोशिश करे तो पकड़ दो उसको और उसके साथ मुकाबला करो। तो अब सूरत हाल यह है कि एक तरफ कमांडोज खड़े हैं सिंध हुकूमत के, और वो खड़े हुए हैं वफाकी दारुल हुकूमत में। अब अगर वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस या वहां की इंतजामिया या एजेंसी जाके मुदाखलत करती हैं और वो कहती हैं जी आपने बंदे बंद किए हुए एमएनए, हम उनको बाजियाब करवाने आए हैं, आपने उनके नंबर भी बंद किए हुए हैं, उनमें कुछ खवातीन भी हैं, तो लालच वालच देके इन्होंने उनको काबू तो किया हुआ है, लेकिन उनको बाजियाब भी तो करवाना है। अगर ये बाजियाब करवाने के लिए जाएंगे तो वो लड़ाई वाली कैफियत हो जाएगी, सारे मुल्क का मीडिया वहां जाके खड़ा हो जाएगा। और फिर मीडिया पता क्या कहेगा? मीडिया वही कहेगा जो बिलावल कहना चाहेगा, या बिलावल कहेगा मीडिया को, मीडिया वही कहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की मीडिया के साथ बनती नहीं है, और वो मीडिया को वो नहीं देते जो जरदारी और नवाज शरीफ देते थे या बाकी हुकूमतें देती थी। तो अब मामला यह है कि मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा होगा कि सिंध हाउस के ऊपर वफाकी हुकूमत का हमला और ये वो इस तरह, लेकिन कोई ये इस वक्त रिपोर्ट नहीं कर रहा कि सिंध हाउस के अंदर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर एसएसयू के 400 कमांडोज सिंध से लाकर जो खड़े कर दिए गए हैं, इसका क्या जवाब है। यानी आप अपनी सियासत के लिए, अपनी सियासी मूव के लिए अवामी पैसे से बनी हुई फोर्स का बेदरेग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और एक इलीगल काम के लिए, यानी हॉर्स ट्रेडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे नोटिस नहीं लेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो जाए सीधा सिंध हाउस के अंदर जाए, अगर तो ये कमांडो उसको अंदर घुसने दें तो वहां जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को आजाद करवाए और उनको बाहर निकाले। अब लोग मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं, लगभग 10 के करीब अरकान हैं जो इमरान खान साहब के गायब हैं, और बाकी लोगों के छोटे छोटे तहफुजात हैं। जरदारी साहब ने यह कि जिसको पैसे दिए हैं या ट्रांसफर किए हैं उसको काबू भी कर दिया है, उसको जाने भी नहीं दे रहे, ताकि जिसने पैसे लिए वो वोट डाले। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को रियासती ताकत इस्तेमाल करने से, फिर दरेग करने से आप रोक नहीं सकते। जब एक तरफ आप एक सूबे की पुलिस को लाकर खड़ा कर देते हैं एक ऐसे काम के लिए जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग, एक ऐसे काम के लिए जो धांधली है, बेईमानी है, तो फिर रियासत जो है वो उसको रोकने के लिए भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन क्यों करनी पड़े? मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस गंदी पॉलिटिक्स से इदारों को दूर रखना चाहिए। जब वो कहते हैं कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, जब वो कहते हैं इदारों का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए जो वो कर रहे हैं। बहरहाल अभी ये खत लिखा गया है, देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट बार भी इस पॉलिटिक्स के अंदर कूद पड़ी है। कैसे? वो कह रही है जी मुल्क में तसादुम हो सकता है, खुदा ना खास्ता रोके इनको। मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान का 27 मार्च वाला जलसा हर हाल में रोका जाए। इस वक्त सबको मुसीबत पड़ी हुई है कि अगर 27 मार्च को इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा हो गया तो 28 मार्च को इमरान खान की कामयाबी यकीनी है और वो जीत जाएंगे, और ये होना है अल्टीमेटली। और इस जलसे को रोकने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। कोई धरने की धमकी देता है, कोई लॉन्ग मार्च की धमकी देता है, कोई कहता है कि दोनों अपने अपने इवेंट कैंसिल कर दें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट बाहर चलेगी सुप्रीम कोर्ट में और दरखास्त दायर कर दी है, जनाब फ्रीक बनाओ इनको, बुलाओ इनको, और ये तसादुम रोका जाए। कौन सा तसादुम हो रहा है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, इलेक्शन से पहले भी होती है, फिर आप इलेक्शन भी रोकते हैं हर दफा। इस वक्त हर वो काम किया जा रहा है जिस काम से नवाज शरीफ को फायदा हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट बार नॉर्मली मैंने देखा है उनका ट्रेंड यही है कि वो सारी लाइनें लेती है जो नवाज शरीफ साहब लेना चाहते हैं या जो उनको सूट करती हैं। इसके अलावा वजीर आजम को हॉर्स ट्रेडिंग और पुलिस एहलकारों की जो मौजूदगी है सिंध हाउस में, उसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई है और उनको तफसीलात बताई गई हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, और इस पे वजीर आजम पाकिस्तान ने इंस्ट्रक्शन दी है कि नजर रखी जाए सूरत हाल के ऊपर, और ये जो गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर आईनी काम हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है इस पर, जरा वो भी सुन लें आप। पीपल्स पार्टी कहती है कि अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि हुकूमती वुज़रा की धमकियों और पार्लियामेंट लॉजेस पर 10 मार्च को पुलिस के छापे के तनाजुर में अपोजिशन के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली इस वक्त सिंध हाउस में क़याम पजीर है। यह एतराफ हुकूमत के उन इल्जामात के दरमियान सामने आया है
कि अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग से कबल हुक्मरान जमात के कुछ कानून साजों को सिंध हाउस में कैद कर दिया। वो ये कहते हैं जी हम तो बचा के उनको रखा हुआ है, हम तो उनको सेफ कर रहे हैं। यही बात परवेज इलाही भी कह रहे थे, सेफ कस्टडी में है, महफूज करके उनको रखा हुआ अपने पास, लेकिन है तो कस्टडी, वर्ड कस्टडी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो ये कहते हैं जी हमने इनको रखा हुआ इसलिए कि छापा पड़ गया था पार्लियामेंट लॉजेस में, तो डर इस बात का कि ये बंदे पकड़े ना जाएं, तो हमने उनको महफूज रखा हुआ हुकूमती अरकान को। यानी ये इससे ज्यादा कोई अजीब बात हो नहीं सकती। आप अपने अरकान को महफूज रखें, हुकूमती अरकान से आपका ताल्लुक क्या है? एक्चुअली आपने उनको पैसे दिए और आप उनको अब बांध के रखना चाहते हैं। मामला बिल्कुल साफ जाहिर है, सबको नजर आ रहा है। पहला गेम ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बंदे जो अंसारुल इस्लाम है, उनके हजारों बंदे पहुंच जाएंगे, 2-2,500 बंदा इस्लामाबाद में, और वो कंट्रोल ले लेगा पार्लियामेंट लॉजेस का, सिंध हाउस का और बाकी जगहों का। वो कंट्रोल लेने के बाद सिक्योरिटी अपने पास रख लेगा और एमएनए, एक एमएनए के साथ कोई 50-50 बंदों का जत्था लगा दिया जाएगा और फिर उन एमएनए को वहां पहुंचाया जाएगा इन बंदों के जत्थों के साथ और कौमी असेंबली के अंदर दाखिल करवाया जाएगा। वो मंसूबा शेख रशीद ने नाकाम कर दिया छापा मार के। तो दूसरे मंसूबे के तहत फिर पुलिस बुलाई गई, SSU जो सिंध की स्पेशल कमांडो यूनिट है, उसको बुलाया गया ताकि वो आकर अब वही काम करें जो अंसारुल इस्लाम कर रहे। अंसारुल इस्लाम तो एक पॉलिटिकल विंग टाइप का बना हुआ है, एक प्राइवेट मलेशिया है, लेकिन ये तो पुलिस है रियासत की और तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से और पब्लिक के टैक्स के पैसों से, तो ये तो वो काम नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जरदारी साहब उनसे ये काम करवा रहे हैं और जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए सबसे बड़े दावेदार भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो रियली में कुछ नाराज अरकान हैं, जिनकी कुछ शिकायत हैं, उनको मनाने का टास्क दे दिया है शाह महमूद कुरैशी को और परवेज खटक साहब को। इसके अलावा असद उमर साहब भी इस पे काम कर रहे हैं। तो अपने अपने जो टारगेट्स हैं वो ये लोग अचीव कर रहे हैं। यानी किसी के पास 3 अरकान है, उनको आपने मनाकर लाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। किसी के पास 2 हैं, उनको मनाकर लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और किसी के पास 5 हैं, उनको मनाकर लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी कुछ लोग जो है वो अली जैदी के जिम्मे भी हैं, कुछ लोग जो है वो इमरान इस्माइल के जिम्मे भी हैं। तो इस तरीके से ये हो रहा है और इसकी वजह से आप अगर गौर करें तो जहांगीर तरीन के गुज़िश्ता 5 इजलासों में ये बकायदा जंग ग्रुप ने बड़ा दिल पे पत्थर रख के रिपोर्ट किया है। लगातार बंदों की तादाद कम होती चली जा रही है। एमएनएस तो बिल्कुल आए ही नहीं पिछले 5 इजलासों में, जबकि एमपीएस जो हैं वो भी, उनमें से भी एक बड़ी तादाद गायब हो गई है, आधे से ज्यादा। तो ये सूरत हाल जो है वो काफी तसल्ली बख्श है इमरान खान साहब के लिए, जबकि अपोजिशन के लिए तशवीशनाक है। और उनकी फ्रस्ट्रेशन इस बात से जाहिर हो रही है कि वो सिंध की पुलिस ला के वफाक के अंदर एक जगह पे कब्जा करके बैठ गए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से एक आम फैसला सामने आया है। कौमी असेंबली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। यानी 21 मार्च ऐसा दिन होगा जिस दिन ये इजलास बुलाया जाएगा। मंडे है, उस दिन पीर है, उस दिन दुआ होगी, फातह खानी होगी, एक रुकन जो है उनका इंतकाल हुआ उस पर। और 22 मार्च को गालिबन शुरू हो जाएगा काम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। लेकिन उस दिन पाकिस्तान में पूरी दुनिया से सफीर आए हुए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि फिर ओआईसी के मामले के ऊपर और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर कुछ बातचीत हो। और वहां भी अगर अपोजिशन तनकीद करती है तो फिर हुकूमत के बाद यह जवाब होगा कि देखें पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का मामला है, आप इस पे अपोजिशन का रवैया चेक करें, फिर तनकीद होगी अपोजिशन पे। लिहाजा 23 मार्च के बाद बाकायदा बहस शुरू हो जाएगी। 24, 25, 26 ये बहस चलेगी, खासतौर पर 24 और 25 को ये बहस चलेगी। 26 को हफ्ता है और एतवार आ जाता है आपका 27 को। एक जलसा अपोजिशन करेगी, फिर एक जलसा हुकूमत करेगी अब तक के मुताबिक, और आखिरी हुकूमती जलसे के बाद पीर वाले दिन तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो जाएगी। अब यह क्योंकि हुकूमत के पास था पत्ता कि उन्होंने वोटिंग किस दिन करवानी है, तो उन्होंने अपने जलसे से अगला दिन मुंतखब किया है। तो इस तरह वो पीर वाले दिन वोटिंग करवाएंगे और पीर की शाम को आपको फैसला मिल जाएगा। अपोजिशन ये चाहती है कि इमरान खान साहब का जलसा हर हाल में कैंसिल हो और उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन नई हिकमत अमली मैंने आपको बता दी है कि गालिब इम्कान है कि 21 तारीख को कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया जाए। दूसरी जानिब कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे एक और वीलॉग में, क्योंकि चाइना ने और सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, बहुत बड़ा फैसला। लेकिन पाकिस्तान में डेवलपमेंट इस तरह की हो रही है पॉलिटिकल, मैं उस तरफ जा नहीं पा रहा। यूक्रेन की जंग के हवाले से आपको रिपोर्ट करना है, वो तो नक्शा ही बदल गया है। मैंने आज नक्शा देखा तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। रूस बहुत अंदर तक घुस गया है, उसने कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं, वहां पे जंग के हालात इस वक्त क्या हैं, रशिया और अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है, चाइना कैसे बीच में कूद पड़ा है, और सऊदी अरब और चाइना ने मिलकर अमेरिका के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिकी डॉलर खतरे में पड़ गया। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक और वीलॉग में, तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।